हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्कॉलरली माइंड्स। सो आज हम डील करने वाले हैं BCOC 136 इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस। इसके आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डील करेंगे जो आपके जून एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। फर्स्ट कि आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप एंड टेलीग्राम ग्रुप ये दोनों ही ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको रेगुलर क्लास अपडेट्स मिलते रहेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेकंड कि अगर आपको इस सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स परचेज करने हो तो आप आ सकते हैं shop.hindustanknowledge.com पर लाइक दिस। यहाँ पे आप अपना सब्जेक्ट को टाइप करके इजीली परचेज कर सकते हैं। परचेज करने में आपको कोई भी इशू आता है तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एट 9580023321. Okay, so let's start with our first question. What do you understand by casual income? How are they treated under Income Tax Act? Let's see कि casual income क्या होता है, पहले ये तो देखें। Okay, casual income refers to income that is received unexpectedly or occasionally and is not earned from regular employment, business, profession or other continuous source of income. It is generally received by chance, luck, as a result of winning a competition. Such income is not recurring in nature and is considered a windfall gain. सबसे पहले हम समझते हैं कि कैजुअल इनकम क्या होती है। नॉर्मल लाइफ में हम जो इनकम सैलरी, बिजनेस, प्रोफेशन या इन्वेस्टमेंट से अर्न करते हैं वो रेगुलर इनकम कहलाती है। लेकिन कभी कभी हमें कुछ पैसे अचानक से मिल जाते हैं जिसके लिए हम रेगुलर काम नहीं करते एंड इसी तरह की इनकम को हम क्या कहते हैं, कैजुअल इनकम कहते हैं। ये इनकम आपको मतलब रोज़ नहीं होती है, ये चांस से हो गया या कोई लक या फिर हम कोई कंपटीशन जीत गए, इसकी वजह से हमें वो इनकम होती है एंड इसी इनकम को हम क्या कहते हैं, कैजुअल इनकम कहते हैं। और ऐसी इनकम रिकरिंग मतलब ये बार बार नहीं होती, कभी कभार, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कि अरे ये तो मेरी किस्मत थी कि मुझे ये पैसा मिल गया, तो इस तरह से। और इसे क्या कंसिडर किया जाता है, एक विंडफॉल गेन। मीनिंग ऑफ कैजुअल इनकम। कैजुअल इनकम इज एन इनकम दैट अराइजेस एक्सीडेंटली और अनएक्सपेक्टेडली विदाउट एनी रेगुलर एफर्ट फ्रॉम द रेसिपिएंट. It is usually received on special occasions and is not a part of normal earnings of a person. Casual income वो इनकम होती है जो चांस, लक या किसी स्पेशल इवेंट की वजह से मिलती है एंड ये इनकम रेगुलर या बार बार मिलने वाली इनकम नहीं होती है। इसका जो ओके, विंडफॉल गेन का मैं मतलब बताना आपको भूल चुकी हूँ। इसका मतलब है कि बिना प्लानिंग से अचानक मिला हुआ फाइनेंशियल बेनिफिट, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। और ये इनकम एक्सीडेंटली हुई है, अनएक्सपेक्टेडली हुई है, कोई भी आपने रेगुलर एफर्ट नहीं किया जो आप रोज़ करते हैं, ठीक है, उसके बिना ये हुई है। और ये कब होती है, स्पेशल ओकेशन की वजह से हो गई। फॉर एग्जांपल आप किसी पार्टी में गए, वहाँ पे लॉटरी सिस्टम चल रहा था और आपकी लॉटरी लग गई और आपको सडनली 50,000 रुपीज़ मिल गए। तो ये ऐसी बात है कि हम रोज़ शादी में जाते नहीं हैं और हर शादी में लॉटरी खुलती नहीं है। सो ये क्या हुआ, एक नॉर्मल अर्निंग के अलावा अर्निंग हुई है। एग्जाम्पल्स ऑफ कैजुअल इनकम इंक्लूड विनिंग अ लॉटरी, सबसे पहले कोई पर्सन लॉटरी जीत गया, विनिंग अ गेम शो और टेलीविजन क्विज कॉन्टेस्ट, हॉर्स रेस विनिंग, क्रॉसवर्ड पजल प्राइजेस, कार्ड गेम विनिंग्स, ऑनलाइन गेम विनिंग्स, लकी ड्रॉ प्राइजेस, गैम्बलिंग और बैटिंग विनिंग्स। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हम समझ चुके हैं कि किसी ने टीवी शो में पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे वो कुछ जीत गया। हॉर्स रेस में कोई मतलब जीती हुई प्राइस मनी, वो भी कैजुअल इनकम ही मानते हैं। क्रॉसवर्ड पजल आपने सॉल्व कर लिया, आपको कुछ मिल गया, तो ये सारे एग्जाम्पल कैजुअल इनकम के हैं। दीज इनकम्स आर नॉट जनरेटेड फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट के थ्रू आपको पैसा थोड़ी मिला है कि तो आपने कुछ अलग से काम किया था उसकी वजह से आपको मिला है। ना ये बिजनेस से है, ना ये प्रोफेशन से है और ना ही ये कोई इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी से आपको होने वाली इनकम है। इसलिए इसको टैक्स लॉस के अंडर अलग से ट्रीट किया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ कैजुअल इनकम अंडर इनकम टैक्स लॉ किस तरह से ट्रीट किया जाता है, लेट्स सी। अंडर इनकम टैक्स एक्ट कैजुअल इनकम इज फुल्ली टैक्सेबल। आपने जो भी अमाउंट यहाँ पे जीता है आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि KBC है तो वहाँ पे भी जो अमाउंट वो पर्सन जीतते हैं उनको टैक्स पे करना पड़ता है। सच इनकम इज जनरली टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये जो भी इनकम होती है उसकी जो टैक्सेशन प्रोसेस है वो इस हेड के अंडर आती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई। क्या क्या रूल्स होंगे, लेट्स सी। स्पेशल टैक्स रेट, फॉर एग्जांपल आपने 10 लाख रुपीज़ गेन किए हैं, है ना, आपको गेन मिला है तो आपको सीधा 30% आपको देना पड़ेगा। कैजुअल इनकम सच एज लॉटरी विनिंग, क्रॉसवर्ड पजल, हॉर्स रेस और अदर सिमिलर विनिंग इज टैक्स एट अ फ्लैट रेट ऑफ 30% अंडर द सेक्शन 115B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। अगर आपको किसी भी लॉटरी के थ्रू या फिर क्रॉसवर्ड पजल के थ्रू
कोई भी अर्निंग हुई है तो 30% आपको टैक्स देना ही पड़ेगा। नो बेसिक एग्जाम्पशन बेनिफिट, द टैक्स इज पेबल ऑन एंटायर अमाउंट ऑफ अर्निंग। अब इसमें ऐसा नहीं है कि आप छोटे बच्चे हो तो कुछ पैसे माइनस करके उस अमाउंट पर टैक्स देना है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपने अर्न किया है, जितना आपको मिला है, वो पूरे अमाउंट पे आपको टैक्स पे करना है। इन मैनी केसेस द बेनिफिट ऑफ नॉर्मल टैक्स स्लैब्स इज नॉट अवेलेबल फॉर सच इनकम। तो जो नॉर्मल टैक्स स्लैब्स होते हैं वो भी यहाँ पे उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। नो डिडक्शन अलाउड, नो डिडक्शन फॉर एक्सपेंसेस और अलाउंसेस परमिटेड अगेंस्ट सच इनकम। आप बोलें कि 10 लाख में से 1 लाख तो मुझे आने जाने का ही लग गया, तो ऐसा आप उसको काट दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ पर्सन स्पेंड मनी टू बाय लॉटरी टिकट, दैट एक्सपेंस कैन नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द प्राइज मनी रिसीव। आप बोले कि अगर मैंने लॉटरी जीती भी है तो लेकिन मैंने इतना पैसा भी तो स्पेंड किया है, खर्च किया है, आप वो तो कम कर दीजिए, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये चीज़ नहीं होती है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, इफ द विनिंग एक्सीड प्रिस्क्राइब लिमिट अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, द पेयर डिडक्ट्स टैक्स एट सोर्स बिफोर मेकिंग द पेमेंट टू द विनर। अगर कुछ स्पेसिफिक लिमिट क्रॉस हो जाती है तो जो पे कर रहा है वो TDS पहले कट करेगा और बाद में जो पेमेंट है वो विनर को देगा। रिपोर्टिंग इन इनकम टैक्स रिटर्न, द टैक्स पेयर मस्ट डिस्क्लोज सच इनकम वाइल फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न। जो भी टैक्स पेयर है उसे जब भी वो रिटर्न फाइल करेगा उसे क्लियरली ऐसी इनकम को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि मुझे ये लॉटरी का अमाउंट मिला है। फेलियर टू रिपोर्ट इट मे लीड टू पेनाल्टीज एंड इंटरेस्ट। अगर आपने नहीं बताया तो आप पे पेनाल्टी लग सकती है और आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ सकता है। इंपॉर्टेंस ऑफ टैक्सेशन ऑफ कैजुअल इनकम, टैक्सिंग casual income help government generate revenue and ensure that all form of income are brought under the tax system. It also prevents tax evasion and promotes fairness among taxpayers. क्यों गवर्नमेंट ऐसी इनकम पे भी टैक्स लगाती है? सबसे पहला रीज़न है गवर्नमेंट रेवेन्यू, उन्हीं की तो जेब भरेगी। अब टैक्स कलेक्ट करके ही तो गवर्नमेंट डेवलपमेंट का जो वर्क है, पब्लिक सर्विस है, इनके लिए पैसा यूज़ करती है। सेकंड सबसे बड़ा रीज़न है कि टैक्स इवेजन को रोकना। टैक्स इवेजन का मतलब क्या होता है? लोग जानबूझकर टैक्स नहीं देते हैं या इनकम छुपाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को प्रिवेंट करना, साथ में फेयरनेस भी प्रमोट होती है इससे कि सब लोग टैक्स भर रहे हैं। मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख की लॉटरी छुपा ली है ना, तो मैंने 30% सेव कर लिया, 30% टैक्स मुझे देना ही नहीं पड़ा, तो 3 लाख भी किसके जेब में गए? मेरी जेब में, है ना। तो ये गलत है। जो बाकी लोग भी तो टैक्स पे कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं तो मुझे भी तो करना चाहिए। इसकी वजह से फेयरनेस प्रमोट होती है कि हर इंसान टैक्स भरे। कैजुअल इनकम को टैक्स के अंदर लाने से सभी टैक्स पेयर के साथ फेयरनेस मेंटेन होती है और कोई भी अपनी इनकम छुपाकर टैक्स को बचा नहीं सकता। लेट्स सी द कंक्लूजन। कैजुअल इनकम इज इनकम रिसीव बाय चांस, नॉट थ्रू रेगुलर वर्क और बिजनेस एक्टिविटीज़। ये एक ऐसी इनकम है जो आपके रेगुलर काम से नहीं आती है। ठीक है, एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल लॉटरी हो गया, क्विज विनिंग हो गया, हॉर्स रेस विनिंग हो गया, ये सारी चीज़ें इसके अंडर आती हैं। अंडर द इनकम टैक्स एक्ट सच इनकम इज़ फुल्ली टैक्सेबल। जितनी भी आपने अर्निंग की है इसके थ्रू आपको उस पर टैक्स देना है और सीधा 30% देना है। कोई भी डिडक्शन अलाउड नहीं होते हैं। इसलिए टैक्स पेयर्स को प्रॉपरली ऐसी अर्निंग्स के बारे में रिपोर्ट करना चाहिए और टैक्स भी भरना चाहिए। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट, Provident Fund. Explain the treatment of recognized Provident Fund under Income Tax Act. A Provident Fund (PF) is a retirement savings scheme for employees. It helps employees save a part of their salary during their working years so that they can receive a lump sum amount at the time of retirement or resignation. Both the employee and employer contribute to the fund regularly. The main objective of a provident fund is to provide financial security after fund, जिसे शॉर्ट में PF कहते हैं, कि एम्प्लॉय के लिए एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम होती है। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है कि जब कोई एम्प्लॉय जॉब करता है तो हर मंथ उसकी सैलरी में से एक छोटा हिस्सा PF अकाउंट में जमा होता रहता है। सिर्फ एम्प्लॉय ही नहीं, इसमें एम्प्लॉयर भी उस अकाउंट में अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जब भी ये पर्सन रेजिग्नेशन लेगा या रिटायरमेंट लेगा तो उसे अच्छा खासा अमाउंट मिल सके। ठीक है, इसी वजह से प्रोविडेंट फंड को लॉन्ग टर्म सेविंग और फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक इम्पॉर्टेंट सोर्स माना जाता है। आप सोचिए, अगर कोई पर्सन 35 ईयर्स से एक ही कंपनी में काम कर रहा है ना, और ये पर्सन ने इसी साल 35th ईयर के बाद उन्होंने रिटायरमेंट लिया, तो आप सोचिए कि कितना सारा अमाउंट उन्हें मिलेगा। इससे उनका जो आगे का फ्यूचर है वो सिक्योर हो जाएगा।
है ना. अंडर द इनकम टैक्स एक्ट प्रोविडेंट फंड आर ऑफ डिफरेंट टाइप सच एज स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, public provident fund. Among these, the recognized fund is commonly used in private sector organization. इतने तरह के प्रोविडेंट फंड होते हैं और प्राइवेट कंपनी कौन सा वाला यूज़ करती है? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को कॉमनली यूज़ किया जाता है. लेट्स सी इसका मीनिंग क्या होता है. Meaning of recognized provident fund. A recognized provident fund is a provident fund that has been approved by Commissioner of Income Tax. इसे किसने अप्रूव किया है? Commissioner of Income Tax ने अप्रूव किया है. It is maintained according to the rules prescribed under. रूल्स के अकॉर्डिंग मेंटेन किया जाता है जो इनकम टैक्स एक्ट में लिखे गए हैं. Employees working in private organization generally contribute to RPF. जो भी पर्सन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है वो RPF में कंट्रीब्यूट करते हैं. Tax treatment of recognized provident fund. Employees contribution. The amount contributed by employee to the recognized provident fund qualifies for deduction under 80C of the Income Tax Act. The deduction is available within the overall limit of prescribed under section 80C. सबसे पहले एम्प्लॉय अपनी सैलरी का कुछ पार्ट पीएफ के अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं. इनकम टैक्स एक्ट इस कंट्रीब्यूशन पे टैक्स का बेनिफिट देते हैं और वो बेनिफिट किस में आता है? सेक्शन 80C के अंडर एलिजिबल होता है डिडक्शन के लिए. यानी एम्प्लॉय जितना अमाउंट पीएफ में कंट्रीब्यूट करेगा उस अमाउंट पर सेक्शन 80C की लिमिट के अंडर टैक्स का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. मतलब पीएफ में कंट्रीब्यूशन करने से एम्प्लॉय का जो टैक्स है वो भी बचता है. अब अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो अगर किसी एम्प्लॉय ने साल भर 1,20,000 पीएफ में कंट्रीब्यूट किया है तो उसके अगेंस्ट वो 80C में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. इससे क्या होगा? इनका जो टैक्स है वो भी बचेगा. एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन सिर्फ एम्प्लॉय ही कंट्रीब्यूट नहीं करता, एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है. ये हमने अभी ऊपर पढ़ा था. द एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स अप टू 12% of employees' salary. If employers contribute more than 12% of salary, the excess amount becomes taxable in the hands of employees as salary income. See, employer भी employee के PF अकाउंट में contribution करता है. So income tax act के अकॉर्डिंग employer का जो contribution है वो salary के 12% तक ही tax free होता है. अगर for example कोई person 12 लाख रुपीज़ कमा रहा है ना, 12 लाख रुपीज़ कमा रहा है, एग्जाम्पल ले रही हूँ ईयर का, और इन्होंने 12% कितना होता है? 1,44,000. अब अगर ये लिमिट क्रॉस हो गई, फॉर एग्जांपल ये जो एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है वो 1,50,000 इन्होंने किया तो एक्सेस कितना हो गया? 6,000 एक्सेस हो गया. तो ये जो 6,000 है उससे टैक्सेबल मान लिया जाएगा कि ये तो एम्प्लॉय की सैलरी है, उसे ऐसा कंसिडर कर लिया जाएगा. यहाँ पे आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी. इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड्स बैलेंस. इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू द प्रोविडेंट फंड अकाउंट इज एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अप टू द रेट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट. इफ इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड एट अ रेट हायर देन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट द एक्सेस इंटरेस्ट बिकम टैक्सेबल. अब पीएफ अकाउंट में सिर्फ कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं होता बल्कि उस पर गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से इंटरेस्ट भी मिलता है. सो ये इंटरेस्ट जनरली टैक्स फ्री ही होता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट के द्वारा जो प्रिस्क्राइब रेट है उससे ज़्यादा अगर इंटरेस्ट दे दिया गया तो वो जो ज़्यादा इंटरेस्ट आया है वो भी टैक्सेबल हो जाएगा. ठीक है, यानी नॉर्मल लिमिट तक इंटरेस्ट है वो एग्जाम्प्ट है, उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना है. लेकिन अगर थोड़ा भी ज़्यादा हो गया उससे तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, उस पर आपको टैक्स देना ही पड़ेगा. विड्रॉल ऑफ प्रोविडेंट फंड. द accumulated balance received from RPF is fully exempt from tax if employee has rendered continuous service for at least 5 years. Withdrawal is also exempt in certain cases such as ill death, closure of business or other reasons beyond the employee's control. However, if employee withdraws the amount before completing 5 years of continuous service, the exemption may be withdrawn and the amount may become taxable subject to certain conditions. अब क्या कहा जा रहा है कि पीएफ का पैसा कैसे निकाल सकते हैं? अगर एम्प्लॉय ने कंटिन्यूस 5 साल या उससे ज़्यादा की सर्विस की है तो उसके बाद पीएफ वो विड्रॉ कर सकता है, तो पूरा अक्यूमुलेटेड अमाउंट भी टैक्स फ्री होता है. लेकिन अगर उन्होंने 5 साल कंप्लीट होने के पहले ही विड्रॉ कर लिया तो एग्जम्पशन भी माइनस हो सकता है, मतलब विड्रॉ कर लिया जा सकता है और वो सारा अमाउंट क्या हो सकता है? टैक्सेबल हो सकता है. अब क्या वजह हो सकती है जिससे एम्प्लॉय ये विड्रॉ कर सकता है? जैसे कि किसी की तबीयत ख़राब हो गई या फिर कंपनी बंद हो गई या कोई ऐसी सिचुएशन जो एम्प्लॉय के कंट्रोल के बाहर हो, तो ऐसे केसेस में वो प्रोविडेंट फंड को विड्रॉ कर सकते हैं. इसके थ्रू क्या शो किया जा रहा है कि इनकम टैक्स एक्ट
लॉन्ग टर्म सेविंग्स को एनकरेज करता है, इसलिए जल्दी विड्रॉवल करने पर टैक्स बेनिफिट कम होता है। ठीक है, क्या आप समझ पा रहे हैं इस चीज़ को? कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन, अ रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज एन इम्पॉर्टेंट रिटायरमेंट बेनिफिट दैट एनकरेज लॉन्ग टर्म सेविंग अमंग एम्प्लॉयज। The Income Tax Act provides several tax benefit on employee contribution, employer's contribution, interest earned, and final withdrawal. This benefit makes an effective tool for financial security and tax paying. प्रोविडेंट फंड एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है जिसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही रेगुलर कंट्रीब्यूशन करते हैं। रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इनकम टैक्स एक्ट के अंडर अप्रूव्ड प्रोविडेंट फंड होता है। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन पर 80C सेक्शन अप्लाई होता है और एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे 12% सैलरी तक ही टैक्स फ्री होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। इसलिए रिकग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड को रिटायरमेंट प्लानिंग और टैक्स सेविंग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट माना जाता है, ताकि इससे एम्प्लॉय का जो फ्यूचर है आफ्टर रिटायरमेंट या आफ्टर रेजिग्नेशन उसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। मीन बाय, व्हाट डू यू मीन बाय क्लबिंग ऑफ इनकम? In what circumstances is the income of one person is treated as the income of other? Clubbing of income means including the income of one person in the total income of another person for the purpose of taxation. Normally, a person is taxed only on the income earned by him or her. However, to prevent tax evasion through transfer of asset or income to family members, the Income Tax Act provides certain rules under which the income of one person is treated as the income of another person. नॉर्मली इनकम टैक्स का एक सिंपल रूल होता है कि जिस पर्सन ने इनकम अर्न की है, ठीक है, उसी पर्सन को टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन कुछ सिचुएशन में लोग टैक्स बचाने के लिए अपनी इनकम हो गया या अपने एसेट्स हो गए, वो अपने फैमिली मेम्बर के नाम पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। इसी तरह लोग टैक्स को बचाने के लिए ये सारे काम करते हैं। तो इनकम टैक्स एक्ट ने क्लबिंग ऑफ इनकम ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, जहाँ पर एक पर्सन की इनकम को दूसरे पर्सन की भी इनकम ट्रीट किया जाता है। लेट्स सी, हम आगे से समझेंगे, हम इसे आगे अच्छे से समझेंगे, एग्जाम्पल भी लूँगी। दीज प्रोविजंस आर कंटेंट इन सेक्शन 60 to 64 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसका मतलब है कि एक पर्सन की इनकम किसी दूसरे पर्सन की इनकम में ऐड करके टैक्स कैलकुलेट करना। यानी इनकम एक पर्सन ने रिसीव की हो सकती है लेकिन टैक्स किसी और पर्सन के नाम पर लगेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये है मिस्टर ए और ये उनकी वाइफ बी। ठीक है, तो ए ने क्या किया, अपनी वाइफ को 10 लाख रुपए ऐसे ही बैठे बैठे ट्रांसफ़र कर दिए। क्या किया, 10 लाख ट्रांसफ़र कर दिए। और बी जो मैडम है उन्होंने इसी पैसे को इन्वेस्ट किया और अब वो इंटरेस्ट भी खा रही हैं। पूरे साल का 80,000 रुपीज़ उनको इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, किसे, इस मैडम को, बी मैडम को पूरे साल इतना इंटरेस्ट मिलता है। तो अब ये 80,000 रुपीज़ मिस्टर ए की इनकम में इंक्लूड कर दिए जाएंगे और इस पर भी टैक्स देना पड़ेगा। इसी को क्या कहते हैं, क्लबिंग ऑफ इनकम। क्या अब आप समझ चुके हैं इस चीज़ को? लेट्स मूव ऑन फर्दर। सर्कमस्टेंस इन विच इनकम ऑफ वन पर्सन इज ट्रीटेड एज द इनकम ऑफ अदर। सबसे पहला केस है, ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ असेट। जिसकी मैंने अभी बात की है वो असेट में ही आता है। इफ़ अ पर्सन ट्रांसफ़र ओनली द इनकम फ्रॉम एन असेट टू अनदर पर्सन बट रिटेन्स ओनरशिप ऑफ द असेट, द इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ द ट्रांसफरर। ए ट्रांसफर द इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम फिक्स्ड डिपॉजिट टू बी बट कीप्स द डिपॉजिट इन हिज ओन नेम, द इंटरेस्ट इनकम विल बी टैक्स्ड इन एज हैंड्स। मान लीजिए किसी पर्सन के पास कोई असेट है, जैसे FD हो गया या फिर कुछ और हो गया, कोई भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो गया। ये मिस्टर ए है, इनका कोई असेट है और उस पर कुछ इंटरेस्ट आता है और अब ए ने क्या किया, वो सारी इंटरेस्ट की जो अमाउंट है वो अब बी को देनी शुरू कर दी। लेकिन ये एक्ट क्या कहता है कि ये जो असेट है वो किसका है, ए का। तो ये इंटरेस्ट भी किसका हुआ, ए का। तो टैक्स भी कौन देगा, ए देगा। भले ही उन्होंने बी को अमाउंट देना चालू कर दिया, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये जो असेट है वो ए का है, तो टैक्स भी कौन देगा, ए ही देगा। Revocable transfer of interest. When an asset is transferred in such a way that transferor can take it back in the future, the income from that asset is taxable in the hands of transferor. अब
रिवोकेबल ट्रांसफ़र क्या होता है? रिवोकेबल का मतलब आप वापस ले सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है ऐसा ट्रांसफ़र जिसको आप फ्यूचर में वापस अपने हाथ में ले सकते हैं। तो अगर कोई पर्सन किसी असेट को टेम्पररीली ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, और फ्यूचर में उसे वापस लेने का राइट भी रखता है, तो उस असेट से होने वाली सारी इनकम ट्रांसफरर के नाम पर ही टैक्सेबल होगी। जिसकी ओनरशिप है वही टैक्स देगा। Income of spouse. Income earned by spouse is clubbed with the income of other spouse in the following cases: when assets are transferred to the spouse without adequate consideration, when a spouse receives salary, commission, remuneration from a concern in which other spouse has obtained substantial interest. अगर हस्बैंड अपनी वाइफ को बिना प्रॉपर कंसिडरेशन के कोई असेट ट्रांसफ़र करता है और उस असेट से कोई भी इनकम होती है, तो वो इनकम वाइफ के नाम पर टैक्सेबल नहीं होगी। वो उसको हस्बैंड की इनकम ही माना जाएगा और हस्बैंड ही क्या करेगा? टैक्स भी देगा। अगर असेट फ्री में या बहुत कम प्राइस पे ट्रांसफ़र किया गया है तो क्लबिंग अप्लाई हो सकती है। क्या आप समझ चुके हैं? एडिक्वेट मतलब 10 लाख, जैसे कि ऊपर दिए है ना, ए ने बी को क्या ट्रांसफ़र किया, 10 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन इसके बदले में बी ने उन्हें कोई प्रॉपर्टी नहीं दी या फिर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, तो ये क्या हुआ? विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, कि कुछ भी ऐसा 10 लाख का उन्होंने कुछ वैल्यू के डॉक्यूमेंट्स या फिर कुछ भी ऐसा रिटर्न में नहीं दिया है। तो ऐसे केस में हस्बैंड ही क्या करेंगे? टैक्स पे करेंगे। Income of minor child. The income of a minor child is generally included in the income of parent whose total income is higher. माइनर का मतलब है 18 साल से कम का बच्चा। जनरली माइनर चाइल्ड की इनकम उस पेरेंट की इनकम में ऐड की जाती है जिसकी टोटल इनकम ज़्यादा होती है, यानी हाई इनकम पेरेंट के नाम पर ही सारा टैक्स लगेगा। अगर माइनर चाइल्ड कुछ भी अर्न करके लेकर आया है, तो अगर मम्मी की ईयरली इनकम फॉर एग्जांपल 18 लाख रुपीज़ है, पापा की इनकम 20 लाख रुपीज़ है, टोटल इनकम किनकी ज़्यादा है? 20 लाख, मतलब पापा की, तो ये माइनर चाइल्ड की इनकम इन्हीं में ऐड हो जाएगी। अब वो इनकम कैसी हो सकती है? भले वो पर्सनल स्किल हो, टैलेंट हो, एक्टिंग की हो, किसी भी तरह के पर्सनल वर्क से बच्चे ने पैसा कमाया हो, या फिर इनकम ऑफ अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, या फिर उसे डिसेबिलिटी के चलते कुछ, या फिर उसे पैसा मिला हो या इनकम हुई हो, तो इस चीज़ का जो भी अमाउंट है वो हायर इनकम वाले पेरेंट में ऐड हो जाएगी। Transfer of assets for the benefit of spouse. If a person transfer an asset to another person for the benefit of his or her spouse without adequate consideration, the income from such asset is clubbed with the transferor's income. कभी कभी पर्सन असेट डायरेक्टली स्पाउस को नहीं देते, वो किसी तीसरे पर्सन को असेट ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वो उनके स्पाउस को ही मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये कोई मिस्टर ए हैं, इनकी वाइफ बी है और कोई थर्ड पर्सन है सी। तो ए ने अपनी प्रॉपर्टी सी के नाम कर दी, लेकिन जो इसके बेनिफिट्स हो रहे हैं प्रॉपर्टी के, जैसे इंटरेस्ट आ रहा है या कोई इनकम आ रही है, वो किसको बेनिफिट दे रहे हैं? बी को, ठीक है। तो यहाँ पे जिसने ये ट्रांसफ़र किया है वही लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए, इनको ही टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। ओरिजिनल जो ट्रांसफ़र है उन्हीं की इनकम मानी जाएगी, ये इंटरेस्ट भी, और मिस्टर ए को ही सारा टैक्स भी पे करना पड़ेगा। Transfer of asset for the benefit of son's wife. If assets are transferred directly or indirectly for the benefit of son's wife without adequate consideration, the income arising from such asset is taxable in the hands of the transferor. अगर कोई person sons की wife, that is बहू, ठीक है, कोई A है, B है, इनका बेटा है और इनकी अब वाइफ है, A, B और C और ये D। अगर कोई पर्सन दैट इज़ A अपनी सन की वाइफ, मतलब अपने बेटे की वाइफ के बेनिफिट के लिए बिना प्रॉपर कंसिडरेशन के असेट ट्रांसफ़र करता है, तो उस असेट की इनकम भी ट्रांसफ़र के नाम पर ही टैक्सेबल होगी। मतलब अगर इस प्रॉपर्टी से कुछ भी इनकम आ रही है, टैक्स कौन देगा? ए ही देंगे। तो अगर इस प्रॉपर्टी से कोई भी इनकम हो रही है, कोई भी इंटरेस्ट आ रहा है, तो टैक्स कौन देगा? ससुर जी ही देंगे। कंक्लूजन, क्लबिंग ऑफ इनकम इज एन इम्पॉर्टेंट anti-tax evasion provision under Income Tax Act. It prevents taxpayer from reducing their taxability by transferring income or asset to family members. In specific situations such as transfer of asset to spouse, minor child, son's wife, the income earned is added to the income of transferor. अब ये जो क्लबिंग ऑफ इनकम का कंसेप्ट आया है, इससे क्या हो रहा है कि जो टैक्स की चोरी करते हैं वो चोरी नहीं कर सकते, ठीक है। इस चीज़ को बचाने के लिए ये क्लबिंग ऑफ इनकम का कंसेप्ट
इंट्रोड्यूस कराया था कि कोई अगर चोरी करे तो वो चोरी ना कर पाए और प्रॉपर्ली टैक्स भरे। अब कोई पर्सन अपनी जो प्रॉपर्टी है या अपनी कोई इनकम को किसी फैमिली मेम्बर को ट्रांसफ़र करके ये सोचता है कि अब तो हम टैक्स से बच जाएंगे, तो इस कंसेप्ट की वजह से आप वो नहीं कर सकते, आप टैक्स की बचत नहीं कर सकते, आपको टाइम पे टैक्स पे करना ही पड़ेगा। हमने अभी ऊपर सारी सिचुएशन में देखा, कोई माइनर चाइल्ड है, सन्स की वाइफ है या स्पाउस है, इन सबको आप ट्रांसफ़र कर भी देते हैं तो जो भी इनकम उस प्रॉपर्टी से रिसीव हुई है वो ट्रांसफ़र के नाम पर ही मानी जाएगी और उन्हीं को, ट्रांसफरर को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। दस द क्लबिंग प्रोविजन इंश्योर फेयरनेस एंड प्रॉपर कलेक्शन ऑफ टैक्स। इसी की वजह से फेयरनेस आती है एंड टैक्स का कलेक्शन भी प्रॉपरली होता है। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ compensation on retrenchment as per Income Tax Act. Retrenchment compensation is the amount paid by an employer to a worker when his or her service is terminated due to reduction of staff, closure of business, or other reasons not related to misconduct. Under the Income Tax Act, retrenchment compensation is treated as a part of salary income. However, certain tax relief and exemptions are available to reduce the tax burden on employees. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन क्या होता है। कभी कभी किसी कंपनी या फैक्ट्री को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स या फिर बिजनेस में लॉस या स्टाफ की एक्सेस क्वांटिटी या फिर ऐसी जो भी रीजंस होते हैं, सो उसकी वजह से कुछ एम्प्लॉयज़ की सर्विस को टर्मिनेट करना पड़ता है। यानी एम्प्लॉय ने कोई गलती नहीं की होती है, फिर भी कंपनी को उसकी जॉब ख़त्म करनी पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी एम्प्लॉय को जो अमाउंट देती है उसे हम क्या कहते हैं? रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये वो अमाउंट होता है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जॉब छोड़ने के बदले फाइनेंशियल सपोर्ट के रूप में देता है। ये कंपनसेशन एम्प्लॉय की हेल्प के लिए दिया जाता है ताकि वो नई जॉब मिलने तक उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ हद तक कम हो सके। Meaning of retrenchment compensation. Retrenchment means termination of employment by the employer for reasons such as surplus labor, business reorganization, or reduction in workforce. The compensation paid to employee for such termination is called retrenchment compensation. Such termination is called retrenchment compensation. This compensation is generally paid according to the provision of Industrial Dispute Act 1947 और अदर एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट्स। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये एक ऐसा कंपनसेशन होता है जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है। क्यों? क्योंकि वो जॉब छोड़ रहे हैं, लेकिन इसमें कोई एम्प्लॉय की गलती होती नहीं है। कुछ रीजंस होते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा लेबर हो चुका है या फिर बिजनेस में लॉस आ चुका है, ठीक है। तो ये सारे रीजंस की वजह से उन्हें एक अकाउंट दिया जाता है कि आप जाइए और दूसरी जॉब ढूंढिए, एंड ये पैसे आपको दिए जा रहे हैं ताकि आप दूसरी जॉब ढूंढने तक आपको जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है वो कुछ हद तक कम हो सके। तो इसे क्या कहते हैं? रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन कहते हैं। ये जो कंपनसेशन होता है ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग ही पे किया जाता है और दूसरे एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट्स जो होते हैं उसके हिसाब से पे किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टैक्स ट्रीटमेंट अंडर इनकम टैक्स एक्ट। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन रिसीव बाय एम्प्लॉयज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ सैलरीज। ये जो भी कंपनसेशन मिलता है वो सैलरीज हेड में टैक्सेबल होता है। हाउएवर सेक्शन 10 of 10B of the Income Tax Act provide exemption from specified amount of compensation received by a workman at a time of retrenchment। अब क्या होता है कि सेक्शन 10 of 10B इनकम टैक्स एक्ट का ये एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है किस पर? अमाउंट ऑफ कंपनसेशन जो भी किसी वर्कमैन को रिसीव हुआ है एट द टाइम ऑफ रिट्रेंचमेंट। अगर कोई भी पर्सन रिट्रेंचमेंट अमाउंट रिसीव कर रहा है तो उसको कुछ एग्जम्पशन मिलेगा जो सेक्शन 10 of 10B में लिखा गया है। एग्जम्पशन क्या है? लेट्स सी। The exemption available is the least of the following amounts। जो भी कम होगा उतना एग्जम्पशन मिलेगा। एक्चुअल रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन रिसीव, जितना भी पैसा उन्हें दिया गया है वो अमाउंट कैलकुलेटेड टू द प्रोविजन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। जो भी एक प्रॉपर कैलकुलेशन फॉलो किया जाता है उसमें कितना अमाउंट आया है, और अमाउंट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट करेंटली 5 लाख रुपीज़। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जितना भी अमाउंट नोटिफाई किया है कि इतना एग्जम्पशन देना है, ठीक है। तो ये 3 तरह के अमाउंट है, इसमें से जो भी कम होगा उतना आपको एग्जम्पशन मिल जाएगा। सपोज अ वर्कमैन रिसीव रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन ऑफ 6 लाख। 6 लाख किसी पर्सन को मिलता है, ठीक है। एक्चुअल कितना मिला? 6 लाख मिला। कंपनसेशन एज पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कितना रहा? 5,50,000 रहा। गवर्नमेंट की नोटिफाइड लिमिट क्या है? 5 लाख। अब लोएस्ट, इन तीनों में से लोएस्ट कौन सा है? ये वाला है ना, लेकिन उसको मिला कितना है? 6 लाख। तो 6 में से 5 माइनस हो जाएगा और ये जो अमाउंट है वो टैक्सेबल हो जाएगा।
ये एग्जाम्पल याद रखना, एग्जाम में आता है तो आप ज़रूर लिख के आइएगा। रिलीफ अंडर 89, लेट्स सी क्या है ये। Since retrenchment compensation is usually received in a lump sum, it may increase the employee's tax liability. To reduce this burden, the employee can claim tax relief under Section 89 of the Income Tax Act, सब्जेक्ट टू प्रिस्क्राइब कंडीशन। अब क्या बताया जाता है कि ये जो अमाउंट है वो काफ़ी लम सम मिलता है, तो इसकी वजह से जो उसका टैक्स है वो एकदम बहुत बढ़ सकता है। तो एम्प्लॉय पर टैक्स बर्डन ना आए इसलिए इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन नंबर 89 लेकर आई है ताकि उसे टैक्स रिलीफ प्रोवाइड करवाया जा सके। कंक्लूजन देखते हैं। रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन इज फाइनेंशियल बेनिफिट गिवन टू एम्प्लॉई हुज सर्विस आर टर्मिनेटेड ड्यू टू रिट्रेंचमेंट। अंडर इनकम टैक्स एक्ट इट इज टैक्सेबल एज सैलरी इनकम, बट Section 10 of 10B provides exemption up to the prescribed limit. The exemption is calculated at least as the least of actual compensation received, the amount payable under the Industrial Dispute Act or FILE Act. In addition, relief under 89 may be also available, helping employees to reduce their tax burden. Thus, Act provides important tax benefits to the employees facing loss of employment. अब क्या कहा जाता है कि ये एक फाइनेंशियल बेनिफिट है जो एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है जिन्हें रिट्रेंचमेंट की वजह से जाना पड़ रहा है। अब इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये टैक्सेबल है एज सैलरी इनकम, लेकिन 10 of 10B हमें क्या देता है, एग्जाम्पशन देता है और कैलकुलेशन अलग रहती है। जो भी अमाउंट कम रहेगा वो एग्जाम्पशन में आ जाएगा, लेकिन जो ओवर लिमिट होगा, जो उस लिमिट के ऊपर होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन सेक्शन 89B टैक्स बर्डन कम करने के लिए हेल्प करता है एम्प्लॉयज़ को, इसीलिए ये जो एक्ट है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करता है एम्प्लॉयज़ को वाइल फेसिंग लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कि कोई भी पर्सन अगर किसी की जॉब छूट रही है तो उसको परेशानी ना हो, उसको टैक्स का बर्डन ना फील हो, ताकि उसे एग्जाम्पशन मिले, उसे फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सके और वो अगली जॉब ढूंढ सके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।